प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। करंट अफेयर श्रृंखला का भाग 9, जिसमें आज हम 17-18 जून 2021 के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। इनमें से कौन सा शहर चमड़ा उद्योग यानी लेदर इंडस्ट्री का केंद्र नहीं है? विकल्प है ए कानपुर, बी आगरा, सी कलकत्ता, डी जयपुर। तो सही उत्तर होगा इसका डी जयपुर। जयपुर जो है चमड़ा उद्योग का केंद्र नहीं है। बात करते हैं लेदर इंडस्ट्री पर, चमड़ा उद्योग पर। भारत का प्राचीनतम वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मानी जाती है चमड़ा उद्योग। भारत के अंदर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बंगाल और तमिलनाडु ये हब माने जाते हैं चमड़ा उद्योग के लिए। उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुगल काल से चमड़ा उद्योग रहा है। और रहने का कारण क्या है कि कच्चा माल इजीली अवेलेबल है और चमड़ा उद्योग के लिए आवश्यक जो जल की सुविधा है, तो पानी की अवेलेबिलिटी है और साथ ही सस्ता श्रम भी यहाँ पर अवेलेबल है। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर है, आगरा है, ये हब माने जाते हैं चमड़ा उद्योग के लिए। हरियाणा में आने का कारण है कि यहाँ की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चमड़ा उद्योग का माना जाता है। ऑटोमोबाइल में गाड़ियों के लेदर है, गाड़ियों में सीटों के लिए लेदर है और में इसका उपयोग किया जाता है। बंगाल के अंदर ब्रिटिश टाइम से रहा है। पोर्ट की अवेलेबिलिटी है, इसके साथ ही जल की अवेलेबिलिटी है, पानी अवेलेबल है, बंदरगाह अवेलेबल है। तमिलनाडु में भी ब्रिटिश टाइम से ही, मद्रास जब प्रेसिडेंसी थी उस दौरान से ही यहाँ पर भी सस्ता श्रम है या फिर जल की अवेलेबिलिटी है और बंदरगाह की पोर्ट की अवेलेबिलिटी के कारण यहाँ पर चमड़ा उद्योग विकसित हुआ। 25 लाख से अधिक रोजगार, सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन इंडस्ट्री मानी जाती है। 25 लाख से ज्यादा रोजगार है, विदेशों में मांग है और एक्सपोर्ट किया जाता है। निवेश का बेहतरीन क्षेत्र है, निवेश का बेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है चमड़ा उद्योग को। कारण क्या है, क्यों माना जाता है? जैसे मैंने बात की, भारत में क्या है, कच्चा माल इसके लिए अवेलेबल है। ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ कैटल, मवेशियों की बहुत बड़ी संख्या भारत में मिलती है। अगर मैं बात करूं 21% है काऊ और बफेलो गोवंश का मिलता है और 11% दुनिया का जो है भेड़ और बकरी भारत में अवेलेबल है। तो कच्चा माल इजीली अवेलेबल हो जाता है, सस्ता और कुशल श्रम मिल जाता है, टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल है। चैलेंजेस क्या है, चुनौतियां क्या है इसके सामने, लेदर इंडस्ट्री के सामने? अभी कोरोना के कारण, बड़ा संकट कोरोना के कारण देखने को मिला है। कोरोना में 2014 में जहां जो एक्सपोर्ट था 6.2 बिलियन से 6.2 बिलियन से घटकर 2019-20 में 4.8 बिलियन डॉलर हो गया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अभाव है। भारत की जो लेदर इंडस्ट्री है वो शिफ्ट हो रही है भारत से बांग्लादेश की ओर, वियतनाम की ओर, चाइना की ओर, इसका शिफ्टिंग हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर भारत में क्या है कि चाहे उनकी लोन अवेलेबिलिटी हो, नहीं पहुंच पा रही है, और भी कई रीजन है कि भारत में इस इंडस्ट्री को प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है। इस कारण ये इंडस्ट्री शिफ्ट होके बांग्लादेश में, वियतनाम में, चाइना में जा रही है, जो एक चिंता का विषय है। कारण मैं बताता हूँ क्यों है, क्योंकि धार्मिक सांस्कृतिक कारण है। भारत में जो पशुओं की खाल निकालना है, चमड़ा उद्योग है, वो धार्मिक संस्कृति के कारण के लिए क्या है कि अच्छा रोजगार का विकल्प नहीं माना जाता। तो एक रीजन ये भी है, इंटरनल मांग का, आंतरिक मांग का अभाव है। ये ज्यादातर चमड़ा उद्योग है, चमड़े के चाहे जूते बनते हो, कपड़े बनते हो, बेल्ट हो, दस्ताने हो, इनकी मांग ठंडे प्रदेशों में ज्यादा रहती है। भारत जैसे देशों में इनकी मांग भी कम है और इनका यूज भी कम किया जाता है, इंटरनल मांग नहीं है। और ये क्षेत्र ज्यादातर क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। ज्यादातर क्या है, ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होने के कारण लोन की अवेलेबिलिटी नहीं मिल पाती, गवर्नमेंट के पास इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता, और कई सारी जो इनिशिएटिव या स्कीम इनके लिए चलाई जा सकती है वो इन तक नहीं पहुंच पाती है। और कई देशों में नॉन टैरिफ बैरियर इनके सामने रहते हैं। टेक्नोलॉजी का अभाव देखने को
मिलता है। इसके साथ ही कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, पर्यावरण समस्याएं हैं। मेजर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री माना जाता है, सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्री माना जाता है लेदर इंडस्ट्री को। कारण क्या है? टैनिंग बेस्ड। टैनिंग क्या होता है? जब पशुओं से खाल निकाली जाती है तो इसका सीधा यूज नहीं किया जाता। इससे क्या किया जाता है? इसको मुलायम बनाने के लिए इस पर कुछ केमिकल यूज किए जाते हैं, जैसे क्रोमियम हो गए और अदर जो हैजार्डियस जो खतरनाक जो कंपोनेंट्स हैं वो यूज किए जाते हैं। और उनका जब जल में, नदियों में जब प्रवाह होता है, इस कारण क्या है कि एक पर्यावरण पर इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस दिशा में सरकार को चाहे उनके लिए लोन की अवेलेबिलिटी हो, इनके प्रोत्साहन के लिए कोई स्कीम चलानी चाहिए। इनका सस्टेनेबल यूज, सस्टेनेबल इनका कैसे इस इंडस्ट्री को प्रोत्साहन दिया जा सके, इस दिशा में काम करना चाहिए। तो ये है लेदर इंडस्ट्री के बारे में। सबसे प्राचीनतम इंडस्ट्री है और सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन करने वाली इंडस्ट्री मानी जाती है। चलिए बात करते हैं दूसरे प्रश्न पर। हाल ही में किस हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने UAPA अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत आने वाले कृत्यों को सामान्य कानून की तरह इस्तेमाल पर सीमा निर्धारण की? विकल्प है राजस्थान हाई कोर्ट ने, बी दिल्ली हाई कोर्ट, सी इलाहाबाद हाई कोर्ट, डी चंडीगढ़ हाई कोर्ट। सही उत्तर होगा इसका बी दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया? दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी दिल्ली में पिछले वर्ष हुए सांप्रदायिक दंगों, जो CAA यानी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, उसके लिए जो सांप्रदायिक दंगे हुए, उनमें से कुछ लोगों को UAPA के तहत गिरफ्तारी हुई। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि UAPA को IPC के तहत आने वाले कृत्यों के लिए सामान्य कानून की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सामान्य कानून की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये स्पेशल एक्ट है जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है, आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए, देश के विभाजनकारी जो तत्व हों उनको रोकने के लिए, संप्रभुता को खतरा हो, ऐसे समय में इसका उपयोग किया जाता है। सामान्य कानून की तरह इस एक्ट का उपयोग नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने UAPA की धारा 15 जो आतंकवादी कृत्यों की परिभाषा तय करती है को अस्पष्ट बताया। कोर्ट ने इसको अस्पष्ट बताया कि आप आतंकवाद की क्या परिभाषा तय करते हो। जैसे कोर्ट ने ऐसा बोला कि हर आतंकवादी जरूर अपराधी होता है, लेकिन हर अपराधी आतंकवादी नहीं होता। सामान्य दंडात्मक अपराधों को अधिनियम के तहत आतंकवादी गतिविधियों की व्यापक परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता। आप जनरलाइज इस एक्ट का इसका उपयोग नहीं कर सकते। हमने पहली कक्षा में भी पढ़ा था कि आर्टिकल 124A जो IPC की धारा है वो देशद्रोह से रिलेटेड है। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था कि अब समय आ गया है कि हम देशद्रोह की धारा IPC 124A को दोबारा परिभाषित करें। तो इसी तरह UAPA पर भी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक उसकी सीमा निर्धारण की है। आप जनरलाइज वे से इसका यूज नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन असहमति का अधिकार होता है और इससे आतंकवादी गतिविधियों का अंतर बना रहना चाहिए। विरोध प्रदर्शन करना, असहमति, ये सभी लोग किसी भी लोकतांत्रिक देश में क्या है, कानूनी अधिकार होने चाहिए, मौलिक अधिकार होने चाहिए। लेकिन अगर इसका विरोध प्रदर्शन को आप आतंकवादी गतिविधियों से रिलेट कर रहे हैं तो आपको इन दोनों में अंतर बना के रखना चाहिए। अब बात करते हैं क्या है UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। इसे अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया 2019 में। गैर कानूनी गतिविधियों, आतंकवाद, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, विभाजनकारी तत्वों को रोकने के लिए सरकार को व्यापक अधिकार देता है। इस एक्ट में आजीवन कारावास से मृत्युदंड तक की सजा है। शुरुआत में यह संगठन व संस्थाओं को प्रतिबंधित करता था। जब ये एक्ट बनाया गया तो शुरुआत में इसका उपयोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज से या फिर इस तरह की एक्टिविटी से जो अनलॉफुल है, रिलेट करती हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, उन पर बैन करने के लिए बनाया गया था। लेकिन होता क्या था कि ये जो इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये नाम परिवर्तन करके दोबारा आ जाते थे। तो अब क्या किया जा रहा है, जब नया संशोधन किया गया 2019 के अंदर
यूएपीए में संशोधन किया गया। अब किसी व्यक्ति को भी आतंकवादी करार दिया जा सकता है, व्यक्ति को आतंकवादी करार दिया जा सकता है, ताकि इस तरह की जो चीजें चल रही थी, ऑर्गेनाइजेशन पर बैन हुआ तो नाम परिवर्तन करके नया ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, अब व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। और जिस पर इस एक्ट के तहत कार्रवाई चल रही है उसकी चल और अचल संपत्ति को अटैच करने की स्वतंत्रताएं इसमें मिली हुई है। यूएपीए के तहत जो एनआईए है, एनआईए इन्वेस्टिगेशन करने का काम करती है। प्रश्न संख्या 3 है, भारत इनमें से किस बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम का सदस्य नहीं है? विकल्प हैं ए एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, बी एमटीसीआर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, सी वासेनार ग्रुप, डी ऑस्ट्रेलिया। भारत इनमें से किसका सदस्य नहीं है? किस एमईसीआर का सदस्य नहीं है? तो भारत एनएसजी का न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य नहीं है। क्या चीज है, क्या है एमईसीआर? अंतरराष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाएं। एमईसीआर सामूहिक विनाश के हथियारों, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, सामूहिक विनाश के हथियारों जैसे परमाणु बम है, हाइड्रोजन बम है, केमिकल बम है, केमिकल यूज है, बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, इनके उपयोग, जो सामूहिक विनाश के हथियार हैं, इनके प्रसार, उनके वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन के साधनों की रोकथाम हेतु एमईसीआर लेके आई। इसके तहत जो चार एग्रीमेंट किए गए हैं, 4 समझौते किए गए हैं, उनमें से पहला है एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इसका गठन किया था 1974, जब भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था, उसके बाद इसका गठन किया गया। 48 देश इसमें सदस्य हैं, भारत इसका मेंबर नहीं। काम क्या है? परमाणु संबंधित तकनीक यानी टेक्नोलॉजी और हथियारों के वैश्विक निर्यात पर नियंत्रण। परमाणु संबंधित तकनीक या परमाणु से रिलेटेड जो भी रॉ मटेरियल है, उसका जब एक्सपोर्ट हो रहा है तो ये वॉच करना कि वो कंट्री उसका सही इस्तेमाल कर रही है। सही इस्तेमाल से मतलब है क्या उसका एनर्जी में या अलग उपयोग हो रहा है, या उसका उपयोग हथियार बनाने में किया जा रहा है, तो उसको वॉच करने का काम करती है। 48 सदस्य देश है, भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत की सदस्यता पर चीन लगातार अड़ंगा लगाए हुए हैं। भारत ने कोशिश की थी पिछले सालों में लगातार कि हम इसका सदस्य बन जाए, लेकिन अभी तक हमें सदस्यता प्राप्त नहीं हुई। एमईसीआर इन चारों जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशंस हैं, समझौते हैं, इनका सदस्य बनने से लाभ क्या है? देखिए, इसका सदस्य बनने से पहला लाभ तो ये है किसी भी देश की जो साख होती है, क्रेडिबिलिटी होती है, वो डेवलप होती है। दूसरा लाभ होता है कि एक जिम्मेदार देश की छवि बनती है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं ग्रुप में, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है। इसका गठन हुआ था 1985 में। 43 सदस्य देश हैं, 43rd भारत बना था 2018। क्या काम है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप? जो केमिकल, रासायनिक और जैविक यानी बायोलॉजिकल जो वेपन है उन पर कंट्रोल करना। तीसरा है एमटीसीआर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। 1987 में स्थापना हुई थी। स्थापना G7 और 12 विकसित देशों की पहल पर हुई। 35 सदस्य देश हैं, 35वां सदस्य भारत बना था 2016। रॉकेट और एरियल व्हीकल यानी प्रक्षेपास्त्र जो WMD वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को ले जाने में सक्षम हो, उन पर नियंत्रण करने का काम करता है। चौथा है वासेनार एग्रीमेंट 1996 का। 42 सदस्यीय देश हैं इसमें शामिल। भारत 42nd सदस्य देश बना था 2017। ट्रेडिशनल वेपन, परंपरागत हथियारों और ड्यूल यूज वाली वस्तुओं, दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और टेक्नोलॉजी के निर्यात पर नियंत्रण का काम करता है। ये 4 समझौते किए गए हैं, एनएसजी, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, एमटीसीआर और वासेनार ग्रुप। भारत 3 का सदस्य है, एनएसजी का सदस्य नहीं है। सदस्य नहीं होने के कारण एक तो चाइना का लगातार अड़ंगा की नीति अपनाना, और दूसरा क्या है कि इसमें एनएसजी में अगर आपको सदस्यता लेनी है तो 48 के 48 देशों की मंजूरी मिलनी चाहिए। अगर कोई देश सहमत नहीं है तो ये किसी दूसरे देश को शामिल नहीं किया जा सकता।
दूसरा, का ना शामिल होने का कारण है भारत ने अभी तक CTBT, NPT इन समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं किए। चौथा प्रश्न है, हाल ही में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने डीप ओशन मिशन परियोजना को मंजूरी दे दी। यह किस मंत्रालय या विभाग से संबंधित है? विकल्प है हमारे सामने, ए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, बी विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग, सी खान व खनिज मंत्रालय, डी नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो सही उत्तर है इसका विकल्प ए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, डीप ओशन मिशन। क्या है डीप ओशन मिशन? ओशन रिसोर्सेस, समुद्री संसाधनों का सस्टेनेबल यूज, टेक्नोलॉजी के माध्यम से व्यापक लाभ लेना। समुद्र के जो अंदर संसाधन है, डीप ओशन में जो संसाधन है, 4 से 6,000 मीटर की गहराई में जो संसाधन मिलते हैं, उन संसाधनों को जब आपको एक्सट्रैक्ट करना है, उसका एक्सप्लोरेशन करना है, तो आपको ऐसी पनडुब्बियां विकसित करनी होगी जो नीचे तक पहुंच सके, इतना दाब सह सके। ऐसी पनडुब्बियां, टेक्नोलॉजी विकसित करनी होगी जो अभी तक 4-5 देशों के ही पास है, यानी ब्रिटेन है, फ्रांस है, चाइना, अमेरिका, रशिया, इन देशों के पास है। भारत इस दिशा में काम कर रहा है। चरणबद्ध तरीके से 5 सालों में इस दिशा में काम किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? ब्लू इकोनॉमी। हमारा जो ब्लू इकोनॉमी का प्रोजेक्ट है, उस दिशा में काम करना है। ब्लू इकोनॉमी क्या है? ब्लू इकोनॉमी है जो समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग करना, आजीविका यानी लाइवलीहुड में वृद्धि करना, जॉब क्रिएट करना, और समुद्री जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी है, और जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करना ही ब्लू इकोनॉमी है। तो भारत का जो ब्लू इकोनॉमी प्रोजेक्ट है, जो बड़ा प्रोजेक्ट है, उस दिशा में डीप ओशन मिशन काम करेगा। मिशन के अंदर क्या खास बातें हैं? मिशन डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर डीप सी माइनिंग। डीप सी माइनिंग, सी माइनिंग के अंदर यानी एक मानव युक्त एक पनडुब्बी विकसित होगी जो 6,000 मीटर की गहराई में खनन करेगी, और जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, ये एक मिनरल्स हैं, खनिज हैं। क्या होता है पॉलीमेटेलिक? पॉली यानी बहुत सारे, मेटेलिक यानी धातु, नोड्यूल्स यानी एक ऐसे जो मिनरल्स हैं जो समुद्र की गहराई में मिलते हैं। और कितनी गहराई में? 4 से 6,000 मीटर की गहराई में मिलते हैं ये नोड्यूल। और इन नोड्यूल्स के अंदर अगर आप देखें तो उस नोड्यूल्स के अंदर मैग्नीज, इस एक खनिज के अंदर मैग्नीज, निकल, कॉपर, कोबाल्ट, लो ऑक्साइड, इतने सारे जो है तत्व एक खनिज पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के अंदर मिलते हैं। तो इसका खनन करने की दिशा में काम किया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि एस्टिमेट है कि पॉलीमेटेलिक जो नोड्यूल्स हैं 380 मिलियन के टन के लगभग नोड्यूल्स हिंद महासागर में मौजूद हैं, उनका खनन करना है। ठीक है, इसमें जो मैग्नीज है, निकल है, इनका निकल का इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज है, कॉपर है, इनका यूज है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट का चिकित्सा क्षेत्र में यूज है। तो इनका एक्सप्लोरेशन करना, एक्सट्रैक्ट करना की दिशा में ये मिशन काम करेगा। इसके साथ ही ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज, क्लाइमेट चेंज की दिशा में लगातार कैसे परिवर्तन हो रहा है क्लाइमेट में, ठीक है, जैसे समुद्री तूफान आने, चक्रवात आने, ठीक है, सी का जो स्तर है उसमें वृद्धि होनी, उसकी जानकारी जुटाना, ये काम करेगा। डीप सी बायोडाइवर्सिटी, समुद्र की जो गहराई में जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसके संरक्षण की दिशा में काम करना। एनर्जी एंड फ्रेश वाटर, ऊर्जा और स्वच्छ जल की प्राप्ति करना। एडवांस मेरीन स्टेशन स्थापित किए जाएंगे जो ओशन बायोलॉजी के लिए, उनके संरक्षण के लिए काम करेंगे। तो ये है डीप ओशन मिशन। प्रश्न संख्या 5 है, SDSN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी वार्षिक सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? विकल्प है 97A, B 130वां, C 120वां, D 50वां। तो सही उत्तर होगा इसका C 120वां स्थान है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जो वार्षिक SDG रिपोर्ट होती है, SDG रिपोर्ट है 2021 में भारत का स्थान है 120वां।
120वां स्थान प्राप्त किया है। SDSN द्वारा 2021 सतत विकास रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021, जो राष्ट्रों की सतत विकास लक्ष्य SDG जो गोल है की दिशा में प्रयासों को देखता है। देखिए UN ने 2000 से 2015 के लिए MDG गोल निर्धारित किए थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य 2000 से 2015। अब SDG गोल 2015 से 2030 के लिए निर्धारित किए। ये 17 लक्ष्य हैं। कितने लक्ष्य हैं? 17 लक्ष्य हैं और इन 17 लक्ष्यों के 117 गोल हैं, उसके 169 उप लक्ष्य निर्धारित किए गए। तो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में किस देश ने कितना काम किया है, उसके लिए इंडेक्स तैयार किया गया है। फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क ने टॉप किया है, भारत ने 120वां स्थान हासिल किया। रिपोर्ट में बोला गया कि SDG पर कोविड-19 का प्रभाव बहुत बड़ा है। कोविड-19 का प्रभाव पड़ा है, इससे पॉवर्टी में और अनएम्प्लॉयमेंट में रेट में वृद्धि हुई, गरीबी और बेरोजगारी दर में वृद्धि हुई है। SDSN क्या है? इसकी स्थापना 2012 में हुई। UN सेक्रेटरी जनरल के अधीन काम करता है। सतत विकास लक्ष्य SDG गोल और जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज पर पेरिस एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने की दिशा में एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाता है SDSN। अगर आप वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आपने सुनी है, वो भी SDSN द्वारा ही जारी की जाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। बात करते हैं आगे। हाल ही में UN की किस विशिष्ट एजेंसी का 42वां सत्र या सम्मेलन वर्चुअल आयोजित हुआ? उत्तर है इसका, पहले विकल्प देख लेते हैं। WHO, A, B है FAO, C है ILO, D है IMF। तो उत्तर होगा, सही उत्तर होगा इसका B, FAO। FAO का 42वां सम्मेलन, FAO फुल फॉर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कृषि और खाद्य व कृषि संगठन का 42वां वर्चुअल आयोजन हुआ। प्रति 2 वर्ष में ये मीटिंग होती है। FAO की 42वीं मीटिंग हुई। भारत की ओर से इसमें केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री ने भागीदारी निभाई। इस मीटिंग के अंदर FAO स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क 2022 से 31 तैयार किया गया। FAO स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क, रणनीतिक फ्रेमवर्क 2022 से 31 तैयार किया गया। इसका लक्ष्य 2030 सतत विकास एजेंडा 2030 जो SDG गोल का वर्ष है की दिशा में प्रभावी, सतत, समावेशी तरीके से कृषि व खाद्य व्यवस्था में अधिक उत्पादन हासिल करना, अधिक पोषकता हासिल करना, अधिक प्रोडक्शन है, अधिक न्यूट्रिशन है और पर्यावरण अनुकूल नीति अपनाने की दिशा में काम करना। इस मीटिंग के अंदर FAO रणनीतिक फ्रेमवर्क 2022 से 31 को लाया गया। भारत के संबंध में इस मीटिंग में भारत की तारीफ की गई कि भारत ने कोविड-19 के दौरान खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी के जो प्रयास किए गए, 2020-21 में भारत ने 305 मिलियन टन खाद्यान्न का निर्यात किया, एक्सपोर्ट किया, जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान है। इसके अलावा भारत ने जो किसान रेल इनिशिएटिव लिया, यानी जो जल्दी खराब होने वाली फसलें हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनके लिए उनको शहरों तक पहुंचाने के लिए किसान रेल बनाई गई। PM किसान योजना, जिसमें 2-2 हजार की 3 किस्तें यानी 6,000 रुपए की राशि लघु व सीमांत किसानों के खातों में हर वर्ष डलाई जाती है। तो इनकी तारीफ, ये इनिशिएटिव की तारीफ की गई। FAO क्या चीज है? FAO UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका गठन हुआ 16 अक्टूबर 1945 को। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है। FAO का मुख्यालय है रोम में। क्या काम करता है? पॉवर्टी है, हंगर है से बचने हेतु अंतरराष्ट्रीय प्रयास को लागू करता है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। 7वां प्रश्न है, हाल ही में तुलु भाषा को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया गया। तुलु भाषा का संबंध भारत के किस राज्य या राज्यों से है? विकल्प है गुजरात, महाराष्ट्र से, B है महाराष्ट्र, गोवा, C कर्नाटक, केरल, D तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर है इसका C, कर्नाटक और केरल से संबंध है तुलु भाषा का। तुलु भाषा क्या है? तुलु द्रविड़ भाषा है।
द्रविड़ भाषा है जो दक्षिण कन्नड़ और उडुपी, कर्नाटक के ये जिले हैं दक्षिण कन्नड़ और उडुपी, तथा कासरगोड केरल में बोली जाती है। कर्नाटक के ये दो तटीय जिले हैं दक्षिण कन्नड़ और उडुपी, और कासरगोड केरल में ये भाषा बोली जाती है। हाल ही में कर्नाटक व केरल में इसे आधिकारिक भाषा देने व संविधान की 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल में इनको शामिल करवाने की मांग दोबारा उठी। सोशल मीडिया पर इस तरह का कैंपेन चलाया गया कि तुलु को राज्य भाषा और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। 2011 की जनगणना बोलती है तुलु भाषी लोगों की संख्या 18 लाख से ज्यादा है। तुलु भाषी लोगों की संख्या। अब बात करते हैं कि 8वीं अनुसूची क्या है और इसमें शामिल होने के क्या फायदे हैं। देखिए 8वीं अनुसूची संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची, 8वीं अनुसूची संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है। वर्तमान में 22 भाषाएं इसमें शामिल हैं। 8वीं अनुसूची में किसी भाषा को डालने के लिए अभी कोई क्राइटेरिया तय नहीं किया गया है। हालांकि प्रयास किए गए थे लेकिन अभी तक कोई क्राइटेरिया नहीं है। फायदे क्या है, लाभ क्या है? देश में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में पहचान मिल जाती है, पहला तो फायदा ये है। साहित्य अकादमी द्वारा पहचान, यानी साहित्य अकादमी जो अवार्ड दिए जाते हैं उस क्षेत्र के अंदर अगर आप कोई पुस्तक लिखते हैं उसका या अनुवाद है वो किया जा सकता है। संसद और विधानमंडल में बोली जा सकती है। एमपी और एमएलएज इन भाषा का उपयोग कर सकते हैं संसद और विधानमंडल में, और ऑल इंडिया सर्विसेज के एग्जाम में प्रयोग हो सकती है। जैसे आईएएस के एग्जाम है, यूपीएससी के एग्जाम है, उसमें अपनी क्षेत्रीय भाषा में अगर आपको पेपर लिखना हो तो उसमें भी उपयोग किया जा सकता है। ये फायदे हैं 8th शेड्यूल में शामिल होने के। चलिए आगे बात करते हैं। 8वां प्रश्न है इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना का संबंध किस राज्य से है? विकल्प है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना का संबंध है ए राजस्थान से। क्या है योजना इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना? देखिए महिला अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ किया था 18 दिसंबर 2019 को इसे लॉन्च किया गया था। महिला सशक्तिकरण व स्वावलंबन की दिशा में महिला उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए ऋण अनुदान योजना है। उद्योग, सेवा, व्यापार, डेयरी, कृषि आधारित उद्योग आदि समस्त क्षेत्रों के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना। व्यक्तिगत महिला उद्यमी या सेल्फ हेल्प ग्रुप को 50 लाख तक, अगर कोई क्लस्टर है, फेडरेशन है, उन्हें 1 करोड़ रुपए तक का ऋण अवेलेबल कराया जाएगा और ये ऋण 25% अनुदान के साथ मिलेगा। अगर कोई पिछड़ा वर्ग इसे लेते हैं तो इन्हें 30% तक अनुदान इसके माध्यम से दिया जाएगा। तो ये है योजना इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार। 9वां प्रश्न राजस्थान सरकार द्वारा संचालित पालनहार योजना का संबंध किस विभाग से है? पालनहार योजना का संबंध किस विभाग से है? विकल्प है सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, बी है महिला व बाल विकास विभाग, सी है अल्पसंख्यक विभाग, डी है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प ए सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। पालनहार योजना भारत में अपनी तरह की अनूठी योजना है। पालनहार योजना जिसे 2005 में प्रारंभ किया गया और समय समय पर इसमें संशोधन करके इसके क्षेत्र में विस्तार भी किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग अपनी तरह की अनूठी योजना क्या है? 0 से 18 वर्ष के अनाथ बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर, यानी उसकी शिक्षा की व्यवस्था संस्थागत यानी सरकार या किसी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से नहीं, समाज के भीतर ही बालक बालिकाओं के निकटतम रिश्तेदार या परिचित व्यक्ति के परिवार में करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को पालनहार बनाकर राज्य की ओर से पारिवारिक माहौल में शिक्षा, भोजन, वस्त्र, अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाना है पालनहार योजना का मकसद। पालनहार के लिए निश्चित मानदेय निर्धारित किया गया है। उद्देश्य है बालक बालिकाओं का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास करना। अगर वो परिवार में रहेगा, पारिवारिक माहौल में रहेगा तो एक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक जो संबल मिलता है उसको प्राप्त होगा। तो इस तरह पालनहार योजना अपनी तरह की भारत की अनूठी योजनाओं में शामिल है। बात करते हैं अंतिम प्रश्न पर, वो है निरोगी राजस्थान
निरोगी राजस्थान अभियान का संबंध किससे है? विकल्प है राजस्थान में फोर्टिफाइड भोजन को प्रोत्साहन करना। विकल्प बी शिशुओं के लिए टीकाकरण अभियान है। सी कोविड-19 के बारे में जागरूकता पैदा करना है। डी है लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना है। उत्तर होगा इसका विकल्प डी, लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए निरोगी राजस्थान अभियान, जिसे 18 दिसंबर 2019 को लॉन्च किया गया। क्या है निरोगी राजस्थान अभियान? जीवन शैली में बदलाव। जीवन शैली में बदलाव लाने के लिए क्या हो रहा है कि लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ रही है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, गैर संक्रामक बीमारियां ज्यादा बढ़ रही है। तो लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने, लोगों को जागरूक करने के साथ प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण, एक डिजिटल हेल्थ सर्वे किया जाएगा। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई और जन चेतना कार्य करने के लिए जन चेतना प्रारंभ करना, लोगों में ऐसा इन्वॉल्वमेंट बनाना जैसे खेल के मैदान है, ताकि क्या है कि एक ब्रॉडर जो एस्पेक्ट पर इस योजना को लागू किया जाएगा, निरोगी राजस्थान अभियान। और इसमें तय किया गया है कि प्रतिवर्ष 17 दिसंबर को निरोगी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। तो यह है निरोगी राजस्थान, समृद्ध राजस्थान, पहला सुख निरोगी राजस्थान अभियान। तो ये हमने 10 प्रश्न कर लिए हैं। कक्षा को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।